गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये वो टर्मिनोलॉजी है या वो वर्ड्स हैं जो हमें अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज देंगे, और इन वर्ड्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ के अंदर इन वर्ड्स का मीनिंग कुछ और है, बट अकाउंटिंग के अंदर इन वर्ड्स का मीनिंग कुछ और है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखो, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं जो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक सामान खरीदना बेचना, ये बहुत सारी, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हैं जो किससे रिलेटेड है, सारी की सारी बिजनेस से रिलेट करती हैं। यानी कि ये सारी वो ट्रांजैक्शन है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पड़ती है, बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी कि ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बिटवीन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये कौन सी वाली ट्रांजैक्शन है, सारी की सारी फाइनेंशियल, यानी कि नॉन फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होंगी, दीज आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इन ट्रांजैक्शंस की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू। अब वर्ड आता है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या है, वो वैल्यू जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर में मैयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें कि जैसे हमारे बिजनेस के अंदर 2 लेबर्स ने या 3 लेबर ने क्या किया, काम किया, तो बदले में हमने उनको क्या दी, वेजेस दी। लेट्स से 300 रुपीज़ पर लेबर को हमने वेजेस दी, तो टोटल वेजेस कितनी दी हमने, 900। तो इसकी एक क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं है, जिसको हम बेसिकली कैश में या एक पर्टिकुलर अमाउंट में मैयर कर सकते हैं। और मॉनेटरी वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैश के अंदर, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी क्यों ना हो, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी क्यों ना हो, वेदर ट्रांजैक्शन आर इन कैश और क्रेडिट डजंट मैटर, बट वो किससे रिलेट करनी चाहिए, वो हमारे बिजनेस से रिलेट करनी चाहिए। और दूसरा, उसकी एक क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। लाइक अगर हम बोले कि एक जो वर्कर है या जो ऑनर है बिजनेस का, वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, हार्डवर्क करता है, तो क्या हम उस हार्डवर्क को किसी नंबर में मैयर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो ये क्या ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो है, क्योंकि वो जो ऑनर है वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बट क्या हम उसको एक मॉनेटरी वैल्यू के अंदर मेजर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो मॉनेटरी वैल्यू या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी, जिनको हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर 100 200 300 400 एक वैल्यू में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शन हमारी क्या हो बिजनेस के अंदर कैश की, वो सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाली भी हो सकती हैं। बट होना क्या चाहिए, एक तो वो बिजनेस से रिलेट करती होनी चाहिए, और सेकेंडली उनकी एक वैल्यू मेजरेबल होनी चाहिए। तो कैश ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी, जिसके अंदर इमीडिएटली कैश ट्रांसफर होता है। जैसे हमने सैलरी पे कर दी अपने एम्प्लॉयज को, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, पहले तो ये बिजनेस से रिलेटेड है, और दूसरी हमने क्या दिया उनको, सैलरी दी है, इन कैश दी है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। बट अगर हम बोलें कि हमने कोई सामान परचेज किया है 2 लाख रुपए का, बट उधार पे परचेज किया है या क्रेडिट पे परचेज किया है, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, यस ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और अब इसके बदले में कैश नहीं किया, बट इट विल बी रिकॉर्डेड, क्योंकि इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, 2 लाख रुपए इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। तो मतलब हमारे पास जोन सी भी मर्जी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश के अंदर हो, चाहे वो क्रेडिट के अंदर हो, चाहे उसका पैसा कैश से हमें कोई मैटर नहीं करता उसकी पेमेंट करी है या नहीं करी, बट वो ट्रांजैक्शन कौन सी हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो किससे रिलेट करती हो, एक तो हमारे बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से रिलेट करती हो, और दूसरा उन ट्रांजैक्शन की कौन सी वैल्यू हो, एक मॉनेटरी वैल्यू हो, यानी कि वो एक पर्टिकुलर नंबर में मेजरेबल हो। तो क्रेडिट, तो कैश ट्रांसफर लाइक क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीव इन कैश, कि हमने सामान बेचा और कैश क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी, कैश ट्रांजैक्शन है। बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी है, जो ट्रांजैक्शन तो हो गई बट उसका कैश नहीं मिला, लाइक गुड सोल्ड इन क्रेडिट, यानी हमने जो सामान है वो उधार पर बेच दिया, तो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन तो हुई, सेल तो हुई हमारी, बट क्या उसका पैसा मिला, नहीं मिला, तो क्या इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नो, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बट ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है, वो सारी ट्रांजैक्शन जो किसके अंदर हो, वो एक तो उसकी बिजनेस से रिलेशन हो, और दूसरा उसकी एक मॉनेटरेबल मैयरेबल वैल्यू हो। नॉन मॉनेटरी कोई भी, किसी का हार्ड वर्क या किसी लेबर ने कितनी मेहनत करी है, या हम कोई भी ऐसी वर्ड जो मनी के अंदर मैयर हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास व्हाट इज कॉल्ड एसेट्स। तो देखो, एसेट्स हमें पता है, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस को फ्यूचर में क्या देती हैं,
बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। अगर हम नॉर्मल कोर्स के अंदर भी देखें तो वो सारी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगी वो क्या होंगी, दीज आर कॉल्ड एसेट। जैसे हमने कोई घर परचेज कर लिया, कल को ये फ्यूचर में हमें क्या दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि हम इसको रेंट पर देके इससे क्या कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। या किसी टैक्सी ड्राइवर ने कोई कार परचेज कर ली है और अब वो कार क्या है उसके लिए, एसेट है। क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर में इसको क्या देगी, बेनिफिट देगी। तो मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारी परचेजेस जो आपको फ्यूचर में क्या देंगी, बेनिफिट्स देंगी, दीज आर कॉल्ड एसेट्स। और एसेट्स आर दोज थिंग्स और प्रॉपर्टीज, वो चीज़ें और वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं, फ्यूचर के अंदर फर्म को बेनिफिट देती हैं। तो देखो इसमें हमने अपनी पर्सनल एसेट से कोई मतलब नहीं है, सारी की सारी वो बिजनेस के अंदर हमने जो चीज़ें खरीद रखी हैं जिनकी एक फ्यूचर के अंदर हमें क्या मिलेगा, जिनसे बेनिफिट मिलेगा। तो दीज आर कॉल्ड एसेट फ्रॉम द फर्म। और जो फर्म है उसका उस एसेट के ऊपर क्या है, फुल कंट्रोल है। मतलब किसी से किराए पर नहीं ले रखी है, क्योंकि किराए पर अगर हमने कोई चीज़ ली है, तो अगर हम एग्जांपल से बात करें कि लेट्स से फर्म ने कार ली है बट उसको एक रेंट पे लिया है, क्या वो फर्म की एसेट है, नहीं, बिकॉज फर्म का उसके ऊपर क्या नहीं है, फुल कंट्रोल नहीं है फर्म का उसके ऊपर। तो कौन सी चीज़ें एसेट्स होंगी, वो चीज़ें एसेट्स होंगी जो फर्म के पास इसका क्या है, फुल कंट्रोल है, और वो चीज़ें जिन फ्यूचर में फर्म को क्या देंगी, बेनिफिट्स देंगी। लाइक बिल्डिंग परचेज कर ली फर्म ने, कोई लैंड ले ली फर्म ने, तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें फर्म के लिए क्या है, एसेट्स का काम करती हैं। तो एसेट मतलब वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में हमें क्या देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं। तो ये जो एसेट्स हैं वो कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्शियस एसेट्स। तो अब हम इनको समझते हैं कि ये कौन सी एसेट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी एसेट आती है, करंट एसेट्स। देखो नाम से पता चल रहा है, इट विल कॉल्ड करंट एसेट, मतलब ये वो एसेट्स हैं जिनकी एक करंट पीरियड के अंदर की ही वैल्यू है। यानी ये वो एसेट्स होती हैं हमारे पास जिनका जो टाइम पीरियड है या कितने साल का है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है। मतलब ये 1 साल के बाद इनकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, या इमीडिएटली ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। होती तो हमारी एसेट्स हैं, बेनिफिट तो हमें फ्यूचर में देती हैं, बट इनकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर ही क्या हो जाती हैं, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। लाइक एग्जांपल देखिए हम स्टॉक, तो देखो अगर किसी बिजनेसमैन ने स्टॉक परचेज कर लिया तो वो स्टॉक उसके लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि वो उस स्टॉक से क्या करेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा। बट अब आप सोच के देखिए कि वो स्टॉक कितने टाइम तक रख सकते हैं हम, नॉर्मल बिजनेस के अंदर उस स्टॉक को हम कितने टाइम तक रख सकते हैं, उस स्टॉक को हम बेसिकली 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर रखेंगे और उसको फिर उसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैश में उसको बेच देंगे। तो दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका कन्वर्टिंग पीरियड कितना होता है, 1 साल। यानी कि जो वो एसेट्स को 1 साल के अंदर क्या देती हैं, कैश में कन्वर्ट कर देती हैं। दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। तो लाइक स्टॉक और कैश भी हमारी क्या है, करंट एसेट है कि तो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट है। और एक होते हैं हमारे पास डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसा लेना होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और सेकंड हमारे पास कौन सी एसेट्स हैं, सेकंड है हमारे पास नॉन करंट एसेट, यानी कि वो एसेट जो 1 साल के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, यानी कि जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। तो यानी कि वो एसेट्स जो हमें बेनिफिट्स देती हैं फ्यूचर के अंदर, क्या कम, मोर देन 1 ईयर, और इनका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस होता है। और ये एसेट बेसिकली हमने बेचने के लिए, रीसेल पर्पस के लिए नहीं ली, इनको यूज कर इनसे वैल्यू जनरेट करने का बेसिकली हमारा क्या होता है, काम होता है। तो दीज आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट कौन सी एसेट्स होती हैं, ये वो एसेट्स हैं जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, 1 साल से ज्यादा होता है। और दूसरा, क्या हमने इनको रीसेल पर्पस के लिए नहीं, ये दोबारा से बेची नहीं जाएंगी, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, बल्कि इसका यूज करके इससे वैल्यू क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। जैसे हम एग्जांपल दें तो मशीनरी हो गई, या कोई फर्म ने लैंड ले ली, कोई बिल्डिंग ले ली, तो ये बिल्डिंग क्या है, ये बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा चलेगी, इमीडिएटली तो कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाली। और क्या हम इस लैंड को तो नहीं बेचेंगे, इससे तो हमने क्या करनी है, वैल्यू अपनी जनरेट करनी है। तो दीज आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। और आगे ये 2 टाइप की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी हमारी कौन सी एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट मतलब जिनको हम छू सकते हैं, होता ये लॉन्ग पीरियड के लिए है, बट इनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनको
छू सकते हैं। और दूसरी हमारे पास होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो इसकी सबसे बड़ी हमारे पास एग्जांपल है, वो है गुडविल। अब गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है रेपुटेशन ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की मार्केट में कितनी वैल्यू है। तो उस वैल्यू को एक पर्टिकुलर मॉनेटरी टर्म के अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कि उस कैसे उस गुडविल को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो उस गुडविल की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, एसेट्स, क्योंकि वो रेपुटेशन है बिजनेस की। उस वो फ्यूचर में बिजनेस को क्या दे रही है, उस रेपुटेशन से बिजनेस क्या कर रहा है, अर्न कर रहे हैं। बट क्या गुडविल को हम टच कर सकते हैं, नहीं। उस गुडविल को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, पेटेंट्स। अब पेटेंट्स या ट्रेडमार्क, अब पेटेंट्स क्या होते हैं, तो जैसे हम अगर किसी कंपनी के गुडविल को लेते हैं या सिर्फ हम किसी ना किसी कंपनी के नाम को यूज़ करने का जो पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। तो जैसे एग्जांपल दें कि अगर आपने अपने एरिया के अंदर कोई डोमिनोज की ब्रांच खोलनी है, कोई डोमिनोज की क्या खोलनी है, ब्रांच खोलनी है, तो आप क्या करोगे, डोमिनोज के पास जाओगे और उनसे उनके नाम को क्या ले लोगे, एक्वायर कर लोगे, और उसके बदले में उनको क्या दोगे, एक फीस दोगे। तो वो जो नाम आपने रखा हुआ अपने पास 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। या आपने उनके नाम का एक पेटेंट ले लिया, या आप, और वो क्या करेगी, आपको एसेट बनेगी। तो डोमिनोज के लिए वो पेटेंट क्या था, वो पेटेंट डोमिनोज के लिए एसेट है, क्योंकि वो फ्यूचर में उसको क्या देगी, फायदा दे दी। और अगर आपने भी वो एसेट को खरीद लिया, आपने भी उस पेटेंट को खरीद रखा है, तो आपके लिए वो पेटेंट क्या है, एसेट का काम करेगी, और आप उससे क्या कर सकते हो, बेनिफिट ड्राइव कर सकते हो। चलो, तो ये थी हमारे पास टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद हमारे पास कौन सी एसेट है, उसके बाद है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट मतलब कौन सी एसेट होती है, ये होती है हमारी नकली एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट का काम नहीं करती, यानी कि वो एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट भी होती हैं और हमारा खर्चा भी होता है। तो मतलब, तो दीज एसेट्स आर एक्सपेंस बट बेनिफिट ड्राइव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब ये एसेट्स होती क्या है, हमारा खर्चा, बट इससे हमें जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज़्यादा क्या होता है, डिराइव्ड होता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर कोई बिजनेस एक बहुत बड़ा बोर्ड लगवा देता है, एडवर्टाइजमेंट, लेट्स से कोई रिलायंस है, तो रिलायंस ने बहुत बड़ा बोर्ड एक मार्केट के अंदर लगवा दिया, तो वो एडवर्टाइजमेंट करी, तो वो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल क्या हुआ, वहाँ पर लगा रहा। तो उस बोर्ड देखो, वो जो एडवर्टाइजमेंट थी वो बिजनेस की क्या बन गई, वो बिजनेस की एसेट्स। बट वो क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर में बिजनेस को क्या दे रही है, बेनिफिट दे रही है। बट क्या वो एक्चुअल में एसेट है, क्या बिजनेस के लिए वो एसेट है, नहीं। बिजनेस के लिए वो तो क्या था, वन टाइम एक्सपेंडिचर था। तो दीज आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, यानी कि वो एसेट्स जो एसेट का काम भी करती हैं और एक्सपेंडिचर का काम भी करती हैं। या वो एसेट्स जो क्या होती हैं, एक तरीके से नकली एसेट्स होती हैं, जो होता हमारा एक्सपेंडिचर है, बट उसकी नेचर ऐसी होती है कि जो फ्यूचर में हमें क्या देती है, बेनिफिट्स देती हैं, और हर साल इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, धीरे धीरे कम होती रहती है। तो बेसिकली हमारे पास एसेट जो है वो 3 टाइप की थी। पहला कौन सा था, करंट एसेट, देन इट विल बी नॉन करंट एसेट, एंड देन इट विल बी फिक्टिशियस एसेट। मतलब वो एसेट जो क्या होती है, जिसके अंदर एक्सपेंस और एसेट दोनों का क्या होता है, नेचर होता है। एज एन एक्सपेंस, देखो हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो ये हमारा 1 टाइम का खर्चा था, और ये एडवर्टाइजमेंट जो हमने करी है ना, ये एसेट हमारे पास पड़ी है ना, इसके बाद इसका होल्ड है हमारे पास, बट ये हमने एडवर्टाइजमेंट कहीं बाहर बाजार में क्या कर दी, लगवा दी। तो मतलब ये हमारा एक तरीके से खर्चा था, बट इससे जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में लगातार डिराइव्ड हो रहा है। तो इसमें एक एसेट का पॉइंट नेचर भी आ गया और एक्सपेंस का नेचर भी आ गया। तो इट मीन्स दीज आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये थी हमारे पास एसेट्स। अब इसके बाद देखते हैं हम व्हाट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब क्या है, लायबिलिटी मतलब है बर्डन, बर्डन ऑफ द एंटरप्राइजेस, या किसी भी व्यक्ति का जो कोई बर्डन होता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। मतलब कितना बोझ है, कितने हमने, हमारी क्या है, देनदारी है, कितना मार्केट में बिजनेस ने पैसा क्या करना है, देना है, दैट इज द कॉल्ड लायबिलिटी। इट इज द अमाउंट विच इज पेबल बाय बिजनेस, एग्जाम्पल बैंक लोन और कैपिटल। मतलब बैंक से कोई लोन ले लिया बिजनेस ने, तो बिजनेस के सिर के ऊपर क्या है, बोझ है, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्यों, क्योंकि बिजनेस को उस पैसे को क्या करना है, वापिस करना है। और ऐसे हम बात करते हैं किसकी, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड
कैपिटल। और ये पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ये भी बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरीके से लायबिलिटी ही है। और इसको हम कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि ये बिजनेस की अंदर की लायबिलिटी है। और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि ये पैसा किसको देना है, किसी बाहर के व्यक्ति को देना है। तो जैसे एग्जांपल देखें कि अगर एक मोहन है, उसने एक बिजनेस शुरू करना है, तो उसने कुछ पैसा बिजनेस को क्या दिया, इन्वेस्ट किया बिजनेस को। तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम अकाउंट्स के अंदर क्या बोलते हैं, उस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम अकाउंट्स के अंदर बोलते हैं कैपिटल। और ये कैपिटल बिजनेस के लिए लोन क्यों है, क्योंकि हम एक अकाउंट्स के अंदर हम एक रूल के ऊपर काम करते हैं कि ऑनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, वो दोनों होते हैं अलग अलग। तो ऑनर का काम सिर्फ क्या है, बिजनेस को जाना और पैसे देना। तो अब बिजनेस के सिर के ऊपर क्या आ गया, एक बर्डन आ गया कि उसको, ऑनर को उस पैसे को क्या करना है, वापस करना है। नो मैटर, हमने नॉर्मली ये देखा होगा कि ऑनर बिजनेस के ऊपर या अपनी दुकान के ऊपर बैठा रहता है, हाँ वो ठीक है, वो उसको चलाता है, नो प्रॉब्लम। बट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ऑनर और बिजनेस क्या है, अलग अलग है। ऑनर का काम सिर्फ बिजनेस को पैसा देना है और फिर वो चला जाएगा। और बिजनेस को कौन चलाएगा, बिजनेस को चलाएगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के सिर के ऊपर क्या है, एक तरीके से बोझ है कि उसको उस ऑनर के पैसे को क्या करना है, वापस करना है। बट वो लायबिलिटी कौन सी है, वो लायबिलिटी होगी इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल मतलब जो पैसा बाहर के लोगों को वापस करना है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास लायबिलिटी के टाइप। तो लायबिलिटी दो टाइप की है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मतलब नाम से क्लियर है कि जो कितने मतलब वो बोझ, वो बर्डन बिजनेस के ऊपर जो उसको कितने दिन के अंदर पे करना है, एक साल के अंदर अंदर उसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। यानी कोई शॉर्ट टर्म लोन 3 महीने 6 महीने का लोन ले रखा है, यानी कोई बिल्स पेबल, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे बिल्स पेबल क्या होते हैं हमारे पास। और नॉन करंट लायबिलिटी जिनका टाइम पीरियड क्या है, एक साल से ज़्यादा है, यानी कि कोई लॉन्ग टर्म लोन या कैपिटल, ये सारी कौन सी लायबिलिटीज हैं, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है बिजनेस की। यानी कि बिजनेस की जो इसको पेमेंट करनी है, बिजनेस को करनी तो है, बट कब, एक साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड के बाद करनी है। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल। देखो कैपिटल हमने अभी समझा है, कैपिटल क्या होती है, वो पैसा जो ऑनर ने किस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम बात करें कि हम कोई पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसको अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल। अकाउंट्स के अंदर उस पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल। यानी कि वो पैसा जो ऑनर किस में इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। और ये जो पैसा होता है ये बिजनेस के लिए क्या है, इट इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। क्यों लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, बिकॉज ऑफ वन रूल कि ऑनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऑनर का मेन काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को पैसा देना, और उसके बाद बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो कोई और करता है। तो बट हमने आमतौर पर क्या देखा है कि ऑनर ही बिजनेस की मैनेजमेंट करता है। बट अकाउंटिंग के अंदर हम ऐसा मानते हैं, मानकर चलते हैं कि ऑनर और बिजनेस दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ऑनर का काम सिर्फ पैसा दिया और वो उससे बाद चला गया, उसके बाद शायद वो मैनेजमेंट का काम भी क्या कर रहा है, खुद कर रहा है। बट जो उसने पैसा दिया है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है कि भाई ऑनर को उसको पैसे को क्या करना है, वापस करना है विद प्रॉफिट्स, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जनरेट करनी है। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब अच्छा, और ये जो कैपिटल होती है ये जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही इन्वेस्ट करे। मोहन इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन कैश, तो 5 लाख तो उसने किस में इन्वेस्ट कर दिया, कैश में, और 2 लाख की क्या दे दी, मशीनरी। यानी कि वो कैश में भी दे सकता है या कोई एसेट्स भी दे सकता है। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई बिजनेस की, टोटल कैपिटल विल बी 7 लाख। तो ये जरूरी नहीं है कि वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो 5 लाख का उसने क्या दे दिया, कैश, और 2 लाख का उसने क्या दे दिया, एसेट दे दी। तो टोटल बिजनेस के सिर के ऊपर कितनी लायबिलिटी आ गई, दैट विल बी 7 लाख। तो ये 7 लाख रुपया क्या है, कैपिटल है किसकी, मोहन की, जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्राइंग्स। तो व्हाट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब वो नहीं है कि जो हम पेंटिंग करते हैं, वो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर है। अकाउंट्स में ड्राइंग का मतलब है द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि वो पैसा जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो जैसे एग्जांपल देखें कि मोहन ने अभी कितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए थे, 7 लाख। तो अचानक से मोहन के घर पे कुछ जरूरत पड़ी और वो गया और उसने बिजनेस से 5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया क्या कर लिया, निकाल लिया। तो वो जो पैसा निकाला बिजनेस से, वो उसने किसके लिए निकाला, क्या कोई बिजनेस की चीज खरीदने के लिए, नहीं, उसने अपने घर पे देने के लिए निकाला। तो दैट
2 लाख विल बी द ड्राइंग्स, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स मतलब वो पैसा जो ऑनर विड्रॉ करता है फॉर देयर पर्सनल यूज। तो बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर हम ड्राइंग किसको बोलते हैं, वो पैसा जो ऑनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। तो एग्जाम्पल देखें कि मोहन गिव ₹1,000 टू हिज सन फ्रॉम हिज बिजनेस अकाउंट, की मोहन ने 1,000 रुपये अपने बच्चे को दे दिया। तो ये इसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन थी, और इसको एक तरीके से क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ ड्राइंग, क्योंकि ये उसने वो पैसा बिजनेस से निकाला और किसके लिए दे दिया, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए दे दिया। चलो तो इसके पास देखते हैं गुड्स। तो व्हाट इज गुड्स, देखो हमें सब, हर चीज क्या है, गुड्स है। हमें सबको पता है कि जो चीज आप पेन यूज कर रहे हो, पेंसिल यूज कर रहे हो, ये टेबल, ये फ्रिज, ये कार, ये सबको, ये सब क्या है, एक गुड ही है, ठीक है ना। तो बट अकाउंटिंग के अंदर गुड का मतलब क्या है, तो अकाउंटिंग के अंदर गुड्स का मतलब है वो आइटम्स और वो प्रोडक्ट जो जिसके लिए बिजनेस एक्चुअली में क्या हुआ है, इस्टेब्लिश्ड हुआ है। यानी कि जो चीजें बिजनेस एक्चुअल में सेल और मैन्युफैक्चर कर रहा है, दीज आर कॉल्ड गुड्स। मतलब कि अगर कोई शू मेकिंग कंपनी है, लेट्स से कोई शू मेकिंग कंपनी है और वो किसको बेच रही है, वो शूज को बेच रही है, तो उसके लिए गुड क्या होगा, उसके लिए गुड होगा शूज होगा। क्योंकि अगर हम बोले एक शू मेकिंग कंपनी है, उसने कुछ फर्नीचर रखा, तो वो फर्नीचर वही तो गुड है नहीं, बट अकाउंट्स में हम उस फर्नीचर को या उस उसके लिए जो एयर कंडीशनर लगवा रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए वो क्या है, सारी एसेट्स हैं। तो गुड मतलब अकाउंटिंग के अंदर कौन सी चीजें, वो चीजें जो नॉर्मल बिजनेस क्या कर रहा है, उनको बेच रहा है। तो यानी कि अगर एक बुक शॉप है तो उसके लिए गुड्स क्या होंगी, उसके लिए गुड्स अकाउंटिंग में होंगी बुक्स। यानी कि एक कपड़ों की शॉप है तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, उसके लिए गुड्स होंगे कपड़े। अगर एक शूज की शॉप है तो उसके लिए गुड्स क्या होंगे, शूज। तो एयर कंडीशनर फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उसके लिए टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें क्या होंगी, उसके लिए होंगी वो गुड्स, क्योंकि वो उनको क्या कर रहा है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर बेच रहा है। तो गुड्स मतलब कौन सी चीजें, तो गुड्स मतलब वो चीजें अकाउंटिंग के अंदर जिसको वो नॉर्मली बिजनेस क्या करता है, सेल परचेज करता है। बट अगर कोई बिजनेस मशीनरी खरीदता है या अगर कोई बिजनेस बहुत बड़ी एसेट्स खरीदता है, तो दीज आर कॉल्ड एसेट्स। ये जो मशीनरी बिजनेस ने खरीदी या कोई पेन पेंसिल बिजनेस ने खरीदी, जो वो बेचने के लिए नहीं खरीदी बट उसको यूसेज करने के लिए खरीदी, तो उसको हम अकाउंटिंग के अंदर गुड नहीं बोलते। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको गुड बोलते हैं, बट अकाउंटिंग के अंदर दीज आर कॉल्ड नॉट गुड्स, दीज आर कन्वर्टेड इन एसेट्स और नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स। तो उसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड गुड्स। तो अब हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ऑपरेशंस मतलब क्या है, तो ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर्स करते हैं। बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जिस चीज का वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिस चीज के लिए वो बना है। तो यानी कि अगर बुक शॉप है तो बुक शॉप का ऑपरेशन मेन क्या होगा, बुक्स बेचना। एक शूज कंपनी है, उसका ऑपरेशन मेनली क्या होगा, शूज को बेचना। और अगर एक कोई कपड़ों की दुकान है या हम बोलें कोई चॉकलेट वाला है, तो उस सब के लिए चॉकलेट या कपड़े की दुकान क्या होंगे, ऑपरेशन होंगे, उनका मेन काम होगा जिससे वो मेनली क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो एक्चुअल में जिस काम के लिए वो बने हैं, जिस काम के लिए वो बिजनेस शूट किया गया है, उसको बेचकर जो पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। यानी कि जो गुड्स को बेचकर जो पैसा आएगा, गुड्स मतलब कौन सी चीजें, वो चीजें जिसके लिए बिजनेस बनाया गया है, तो उनको बेचकर जो पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर मैं बोलूं कि बिजनेस था एक शूज मेकिंग कंपनी और वो शूज बेच रहा है, तो उसने जो शूज बेचे वो 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 के, जो वो 50,000 आया उसको मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि उसका मेन काम करके उसके बाद जो पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट अगर उसने क्या कर दिया, अपनी दुकान के ऊपर लगे हुए एसी को बेच दिया, क्या उसको भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, नहीं, क्योंकि उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था शूज को बेचना, उसका मेन काम एसी को बेचना नहीं था। उसको बोलेंगे कि उसने एक एसेट क्या कर दी, कम कर दी, एसेट बेच दी है, ना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कि जो हमने सामान, जो एक्चुअल में जिसका बिजनेस कर रहे हैं, जो हमने सामान बेचा है, उसकी कीमत कितनी है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि अमाउंट स्पेंड मेकिंग दिस गुड रेडी फॉर सेलिंग इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि शूज कंपनी के लिए जो शूज उन्होंने खरीदा है, उसके ऊपर एक्चुअल में उसका टोटल कितनी वैल्यू लग चुकी है, इंक्लूडिंग उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब कुछ मिलाकर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड, मतलब उस सामान को बेचने की कीमत।
चलो, तो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स क्या हैं? तो यानी कि रिसिप्ट मतलब क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स और एनी अदर थिंग लाइक एसेट। रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आपको मिला। तो मतलब बिजनेस को पैसा कहाँ से मिल सकता है? बिजनेस या तो अपना जो बिजनेस सामान बेच रहा है, नॉर्मली गुड्स बेच रहा है, उससे मिल सकता है, या अगर कोई वो एसेट बेचता है, या लेट से बिजनेस ने कुछ पैसा बैंक के अंदर रखा हुआ है और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो सारा पैसा बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? रिसिप्ट माना जाएगा। ये रिसिप्ट वो नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर वो चीज अलग थी जिसमें सिर्फ पैसा कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ सामान को बेचकर, गुड्स को बेचकर पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट इन रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब क्या? बिजनेस के पास पैसा आता है और वो कहीं से भी आए, चाहे वो एसेट को बेचकर आए, चाहे वो बैंक से लोन लेकर आए, चाहे वो सामान को बेचकर आए, चाहे वो अपने गुड्स को बेचकर आए, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव करे, इन सभी को बेचकर जो भी पैसा आता है दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट फॉर द बिजनेस। यानी कि सेल ऑफ स्टॉक और सेल ऑफ मशीनरी, इन सबको बेचकर जो भी पैसा बिजनेस के पास आता है दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट फ्रॉम द बिजनेस। और ये रिसिप्ट कितने टाइप की होती हैं? ये रिसिप्ट होती है हमारे पास दो टाइप की, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है हमारे पास? तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस लाइक सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। यानी कि वो पैसा जो हम नॉर्मली डे टू डे बिजनेस के अंदर अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब जो नॉर्मली डे टू डे के अंदर अर्न करते हैं। और ये डे टू डे के अर्न करना मतलब ये नहीं है कि जो हम अपने ऑपरेशन अपने बिजनेस से करें। देखो, हम अगर शूज मेकिंग कंपनी है तो उसके लिए डे टू डे ऑपरेशन क्या होगा? उसके शूज बेचना। बट उसको हर 3 महीने या 6 महीने के बाद कई बार इंटरेस्ट मिल जाता है बैंक से, या कोई उसकी और इनकम होगी छोटी मोटी। जरूरी नहीं है कि इनकम जो होगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आए, नॉन ऑपरेशन से भी आ सकती है। तो उन सभी हम रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि वो रिसिप्ट जो बिजनेस अपने नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन के अंदर क्या करता है? अर्न करता है। कोई उसको सामान बेचकर पैसा मिलता है, कोई उसको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, यानी कि ऑपरेशन से, और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग आइटम है नॉन ऑपरेटिंग आइटम, दोनों से जो भी पैसा मिलता है बिजनेस को दैट इज देयर रेवेन्यू रिसिप्ट। बट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती हैं? तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो बिजनेस को पैसा मिलता है कैसे? बाय सेलिंग देयर एसेट्स। यानी कि कोई बड़ी चीज बेचकर उसकी एसेट्स या लायबिलिटी को फर्क डालकर जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूं कैपिटल रिसिप्ट की, तो अगर बिजनेस एक मशीनरी बेचता है तो उससे क्या होती है? उसकी एसेट्स क्या होती हैं? कम होती हैं, और उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो क्या ये नॉर्मल हर रोज बेचेगा? डे टू डे ऑपरेशन करेगा इसका? नहीं, क्यों? डे टू डे ऑपरेशन नॉर्मल दिनों के अंदर तो उसको पैसा ये मिलेगा नहीं। तो दीज आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि जिनको बेचकर बिजनेस की एसेट्स या लायबिलिटी क्या होती है? फर्क पड़ता है। तो अगर बिजनेस बैंक से क्या लेता है? लोन लेता है। तो क्या वो लोन हर रोज लेता है? नहीं। तो इट इज नॉट अ रेवेन्यू, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि वो पैसा, वो रिसिप्ट जो एक लॉन्ग पीरियड के अंदर होती है और जो डेली नहीं होती, वो कभी कभी होती है, जिससे एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो रिसिप्ट हमारे पास दो टाइप की हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू जो नॉर्मली डे टू डे ऑपरेशंस में मिलती है, लाइक सामान को बेचकर सेल ऑफ गुड्स, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया नॉर्मली हमें जो डेली मिल, जिसको हम नॉर्मली ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, जिससे एसेट लायबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारी। बट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? जिससे एसेट या तो क्या होंगी? कम, या हमारे सिर के ऊपर लायबिलिटी क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो दीज आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। और उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या होते हैं? खर्चा। अब एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेस स्पेंड करता है किसके ऊपर? अपने डे टू डे खर्चे और कोई बड़े खर्चे के ऊपर। देखो, बिजनेस जो, अगर आप बिजनेस गुड्स को परचेस करने पे खर्चा कर रहा है, या रेंट पे करने पे खर्चा कर रहा है, या कोई फर्नीचर पे करने पे खर्चा कर रहा है, तो ये सारे क्या है? बिजनेस के एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है ना। बट आगे ये भी कितने टाइप के हैं? ये दो टाइप के हैं, और इसका एक थर्ड टाइप भी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मेनली ये दो टाइप के हैं, उसके बाद एक थर्ड एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू मतलब वो खर्चा जो बिजनेस अपने डेली के ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपने डे टू डे खर्चे, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक बिजनेस के छोटे छोटे बिजनेस के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको रेंट पे करना है, उसको अपना सामान परचेज करना है जिसको उसको बेचना है, उसको चाय के एक्सपेंसेस हैं, टी पीनी है, कोई आ गया तो कोई ठीक करवानी है चीज़ें, मेंटेनेंस के, रिपेयर के, ये सारे खर्चे कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि इन जो खर्चों से कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती। देखो, रेंट पे करने से या स्टॉक परचेज करने से एसेट परचेज नहीं होती। वाई? बिकॉज जो हमने गुड्स परचेज करे हैं उनको कल को क्या करना है? बेचना है।
और अगर मैं बोलूं कि अगर हमने कोई चाय के एक्सपेंसेस कर दिए या छोटे छोटे खर्चे कर दिए, ये खर्चे किस लिए किए जाते हैं? ताकि हमारा जो डेली का काम है वो स्मूथली क्या हो, चलता रहो। तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सेकंड वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये इनका खर्चा क्या होता है, ये बिग नेचर का खर्चा होता है, और जिससे हमारी कोई ना कोई एसेट्स क्या होती हैं, या तो कोई एसेट क्रिएट होगी या लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। और इनकी जो बेसिकली नेचर है वो क्या होती है, बिग नेचर, एंड ये मोस्टली वन टाइम और टू टाइम ही होते हैं बिजनेस के अंदर, और क्रिएट क्या करते हैं, एसेट। लाइक हमने कोई मशीनरी परचेज कर ली, तो ये डे टू डे ऑपरेशन की हर रोज तो नहीं करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, और इससे हमारा क्या हुआ, ये हमारा खर्चा नहीं था, इससे क्या होगी, एसेट जनरेट होगी। या हम बोलें कि हमने कोई लोन पे कर दिया, तो लोन क्या हर रोज पे करेंगे, नहीं, कभी कभी होगा, तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो लोन है इससे हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। या हमने कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, तो दैट इज द अवर एसेट्स। तो एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के हैं, एक तो जो डेली खर्चे के एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ना हमारी एसेट लाइबिलिटी कुछ नहीं बनाते वो, और दूसरा होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और ये बड़ी नेचर के होते हैं, और हर रोज नहीं होते, कभी कभी होते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखें कि रेंट पे किया है, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर मैं बोलूं मशीनरी परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर लिया, तो ये क्या होगी, मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और थर्ड हमारे पास जो होता है वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये एक्सपेंडिचर जो, देखो ये वो खर्चा है जिसका होता तो ये हमारा एक्सपेंस है, बट इसका जो बेनिफिट है ये हमें कब डिराइव होता है, सालों साल इसका बेनिफिट हमें क्या होता है, मिलता रहता है। यस, लाइक अ फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट भी यही होती है कि उसके अंदर एसेट की नेचर भी होती है और एक्सपेंस की नेचर भी होती है। तो वही है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें एक्सपेंडिचर की नेचर भी है, और यानी कि रेवेन्यू की नेचर भी है, और कैपिटल की नेचर भी है। यानी कि ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका जो बेनिफिट है वो हमें एक साल से ज्यादा के लिए डिराइव्ड होता है, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बट क्या ये हमारी कोई एसेट क्रिएट करता है? नहीं। बट एसेट सिर्फ किसका, एसेट का सिर्फ एक फीचर इसके अंदर आया कि इसने हमें फ्यूचर में क्या दिया, बेनिफिट दिया। और दूसरा फीचर किसका, इसका एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने इसके बाद क्या कर लिया, एक बार पैसा लगा दिया, और हर बार तकरीबन हमें हर साल एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो ये कौन से एक्सपेंडिचर हैं, दीज आर कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये वो डे टू डे खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी काफी टाइम तक क्या रहता है, मिलता रहता है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास क्या है, एक्सपेंस। देखो अभी हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर, और अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस मतलब क्या है, वो सारे खर्चे विच आर इनकर्ड फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली, दीज आर डन टू मेंटेन नॉर्मल वर्किंग ऑफ बिजनेस, एग्जांपल वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन। यानी कि एक्सपेंस मतलब वो सारे खर्चे जो बिजनेस के डेली ऑपरेशन को चलाने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो भी वही होता है जो डे टू डे खर्चे करता है। यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वही होता है जो जिसके अंदर डे टू डे सारे खर्चे किए जाते हैं ताकि बिजनेस क्या सके, नॉर्मली चल सके। तो एक्सपेंस भी क्या है हमारे, ये भी हमारे वो सारे खर्चे हैं जो जिससे नॉर्मली बिजनेस क्या हो सके, चल सके। तो दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। बट इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो रेवेन्यू के अंदर कवर नहीं होते, लाइक अ डेप्रीसिएशन। कि डेप्रीसिएशन क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है जो हमारी एसेट की वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बट इसके लिए हम कुछ पैसा नहीं पे करते, ये हमारी एसेट की वैल्यू को क्या करती रहती है, कम करती रहती है। तो इनको हम आगे देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में हमने फर्क देखना है तो होते ये तकरीबन तकरीबन सेम है, बट एक्सपेंस में कुछ ना कुछ एक दो चीजें क्या होती हैं, ज्यादा वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बेसिकली डे टू डे ऑपरेशन के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें हमारे सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे खर्चे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। उसके बाद देखेंगे, अच्छा व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, तो सबको पता है अगर हम कोई चीज 100 रुपए में खरीदते हैं और 200 रुपए में उसको बेच देते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो दैट इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं? नहीं। बट बिजनेस के लिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इनकम अर्नड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स मेन एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर दिस विच दे आर मेंट फॉर, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि वो पैसा, वो अर्निंग जो उसने अपने नॉर्मल गुड्स को बेचकर करी है, यानी कि जिस गुड के लिए वो बिजनेस ने स्टार्ट किया है। तो अगर एक बुक
कंपनी है या बुक्स की शॉप है, उसने बुक्स बेची और उसको बेचकर जो उसको पैसा आया, जो एक्स्ट्रा पैसा आया उस बुक की कॉस्ट से अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा आया, दैट इज द प्रॉफिट। अगर उस बुक्स वाले ने अपनी दुकान का कोई एसी बेच दिया या कोई फर्नीचर बेच दिया और उसको बेचकर, लेट से फर्नीचर था 50,000 का और उसने उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो क्या वो जो उसको पैसा आया, देखो फायदा तो उसको हुआ, बट क्या उसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मानते हैं? नहीं, उसको बिजनेस के अंदर क्या मानते हैं? गेन मानते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो हम नॉर्मल बिजनेस से कमाए, यानी कि जिस बिजनेस के लिए हम एक्चुअल में क्या हुए हैं, बने हुए हैं। अगर एक फर्नीचर की शॉप है, वो फर्नीचर को नॉर्मली बेचकर उससे जो पैसा कमाएगा, दैट इज प्रॉफिट। ये नहीं है कि वो अपनी फर्नीचर के अलावा कोई और चीजें बेचे, लेट से वो अपनी दुकान को बेच दे, 2 लाख की दुकान 10 लाख में बेच दे, तो दैट इज नॉट अ प्रॉफिट, क्योंकि ये उसका मेन बिजनेस नहीं था। ये उसको क्या हुआ है? ये उसको हुआ है गेन। क्योंकि ये गेन कौन से होता है? गेन मतलब वो इनकम जो किससे आई थे? इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन, जो अचानक होती हैं। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी नहीं है। लाइक हमने बिजनेस की लैंड बेच दी, मशीनरी बेच दी, क्या हम इसका बिजनेस करते थे? नहीं करते थे। हमने सिर्फ इसको बेचा और चाहे इससे हमें कुछ फायदा हो गया, तो ये वो फायदा हम अपने प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको हमेशा क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड गेन। तो ऐसे अगर हम एग्जांपल देखें कि आपने कोई चीज, कोई कपड़े 100 रुपए में लेकर 200 रुपए में बेच दिए, तो क्या हम डेली नॉर्मल उसका बिजनेस कर रहे थे? नहीं। तो हमारे लिए वो प्रॉफिट नहीं होगा, हमारे लिए भी वो क्या होगा? दैट इज द गेन। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? वो पैसा, वो इनकम जो बिजनेस नॉर्मल कोर्स में क्या करता है? अर्न करता है, जिसको जिस चीज के लिए वो बना है उसको बेचकर जो पैसा कमाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और एक होती है हमारे पास इनकम। देखो, इनकम इज अ बिगर कंसेप्ट फ्रॉम प्रॉफिट। इनकम मतलब कमाई। तो इनकम एक तो प्रॉफिट से भी होती है हमें, कि वो भी बिजनेस की क्या होगी? इनकम होगी। और एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लाइक अगर कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है, उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो दैट इज द आल्सो इनकम फॉर अ बिजनेस। तो इनकम मतलब वो सारा पैसा जो बिजनेस क्या करता है? अर्न करता है। किससे? अपने नॉर्मल बिजनेस से, और कुछ पैसा जो उसने इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा हुआ है या अचानक से मिल जाता है उसको, दैट इज कॉल्ड देयर इनकम। बट गेन और इनकम में फर्क क्या है? तो गेन मतलब गेन कब होगा? जब आप कोई ऐसी चीज बेचोगे जिसका आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं था, बट अचानक से आपने उसको मजबूरी में उसको क्या कर दिया? बेचना पड़ गया, और उससे जो पैसा होगा दैट इज द गेन। बट इनकम क्या होती है? इनकम मतलब आपकी कमाई, जो आपने एक्स्ट्रा पैसा कुछ कमाया है। तो ये इनकम कब जनरेट होगी? जब आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो सामान खरीदने, जिस सामान के लिए आप बना रहे हो वो बेचोगे, या आपने कोई पैसा बैंक में रख दिया, उससे कोई इंटरेस्ट अर्न हो गया, या आपने कोई और साथ में कोई छोटा मोटा और काम कर लिया, उससे जो अर्न कर लिया, यानी कि टोटल जो आपको उस दुकान पर बैठ के पैसा अर्न हो रहा है, दैट इज योर इनकम। तो इस इनकम के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा और वो चीज़ें भी इंक्लूड होगी जो प्रॉफिट के अलावा हैं। तो लेट्स से कि इसके अंदर ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेशन जो हमारा मेन काम है उससे, और नॉन ऑपरेटिंग यानी कि कोई पैसा इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है। कई बार क्या करते हैं हम, कोई बैंक में एफडी करा देते हैं, जब बिजनेस क्या करता है, कोई पैसा शेयर्स में ले लेता है, तो शेयर से जो भी कमाई होती है या बैंक से एफडी से जो भी इंटरेस्ट आता है, तो वो भी तो बिजनेस की क्या है? इनकम है। और वो हर साल आएगी, कोई इंसिडेंटल इनकम नहीं है, सोच समझ कर की गई है, तो दैट इज द इनकम। बट वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट हमेशा किससे होगा? जिस बिजनेस का वो नॉर्मली काम कर रहा है। तो प्रॉफिट के बाद हमारे पास क्या आता है? अच्छा, सेल एंड परचेज। अब सेल एंड परचेज आप सबको पता है कि नॉर्मली सेल एंड परचेज क्या होती है? कि सामान को सस्ते में खरीद कर बेचना, दैट इज कॉल्ड सेल। और परचेज क्या होती है? उस सामान को परचेज करना। और नॉर्मली हम देखते हैं कि सेल मतलब सामान बेचना और परचेज मतलब सामान खरीदना। बट बिजनेस के अंदर सेल का मतलब, ये जो हम इन चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे उसमें सेल का मतलब क्या है? सेल मतलब क्या है? सेल ऑफ दोज गुड्स फॉर होम बिजनेस वी आर डूइंग, यानी कि शूज, जिस चीज का बिजनेस हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। यानी कि अगर हम, एक शूज कंपनी है, वो शूज बेचती है, तो उसके लिए सेल क्या होगी? शूज होगी। अगर उसने कोई फर्नीचर जो उसके पास पड़ा था वो बेच दिया, क्या बिजनेस में उसको सेल बोला जाएगा? नहीं, बिजनेस में उसको बोला जाएगा एसेट्स कम हो गई। तो दैट इज कॉल्ड सेल एंड डिफरेंस बिटवीन एसेट रिडक्शन। तो बिजनेस के अंदर सेल मतलब क्या है? जिस चीज का आप नॉर्मली क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, दैट इज द सेल। तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है कई बार कि सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स मतलब कौन से गुड्स? क्या आपकी कोई एसेट्स? नहीं, सेल ऑफ गुड्स मतलब वो चीजें जो आप नॉर्मली क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेल फॉर द बिजनेस। और परचेज मतलब, परचेज मतलब क्या?
वो सारी चीज़ें जो आप बेसिकली जिस चीज़ को आपने क्या करना है, बेचना है, जिस चीज़ की आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो आप एक्चुअल में काम मेन कर रहे हो, दैट इज़ द परचेज फॉर बिजनेस। यानी कि परचेज क्या होगी, परचेज वो चीज़ें होंगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। परचेज मतलब वो चीज़ें कि जिस चीज़ को आपने खरीद कर क्या करना है, बेचना है। तो अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है या कोई बिल्डिंग परचेज करी है, क्या इसको परचेज कंसीडर करेंगे? नहीं, इसको हम कंसीडर करेंगे कि एसेट क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। तो परचेज और एसेट इंक्रीजिंग में फर्क ये था। और उसके बाद आता है हमारे पास स्टॉक ऑन इन्वेंट्री। तो स्टॉक मतलब क्या हो गया, वो सारा सामान जो हमने बेचने के लिए खरीदा था बट अभी तक क्या हुआ है, बचा पड़ा है हमारे पास, जिसको अगले महीने या 2 महीने के बाद बेच देंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। यानी कि वो अनसोल्ड गुड्स विच आर नॉट येट सोल्ड, या मैन्युफैक्चर या कोई रॉ मटेरियल हम खरीद लेते हैं, उसके ऊपर अभी काम नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। तो व्हाट इज कॉल्ड ट्रेड और रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है कि देखो, जो चीज़ें हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर सेल और परचेज करते हैं, तो हम कई बार सेल क्या करते हैं, कैश में भी करते हैं, बट कई बार सेल किस में करते हैं, क्रेडिट पे भी करते हैं, मतलब उधार पर भी हम किसी अपने दोस्त को, बिजनेस क्या करता है, सामान बेचता है। तो जो उनसे हमने पैसा रिसीव करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। मतलब बिजनेस करके जितना पैसा हमने क्या करना है, लेना है लोगों से, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। जैसे अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें कि एक बुक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो उसने बुक्स बेच दी बट उधार पे बेची, तो 2 महीने 3 महीने बाद उसको क्या मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा। तो वो जो पैसा उसको मिलना है, दैट इज देयर ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि वो पैसा जो आपको अभी क्या है, अपने नॉर्मल बिजनेस को, जो आपने चीजें बेची हैं, जिसका आप काम कर रहे हो, और उसको बेचकर आपको कैश जो मिलना है, मिला नहीं है अभी, मिल गया तो कैश हो गया हमारा, कैश रिसीव। बट जो पैसा हमें मिलना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। और इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है डेटर और एक आता है बिल्स रिसीवेबल। और इट इज मेड व्हेन सेल इज इन क्रेडिट। ये कब बनती है दोनों चीजें, जब हम सेल क्या करेंगे, उधार पे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। देखो डेटर कौन है, डेटर मतलब वो लोग जिनसे हमने, या वो बिजनेस जिनसे हमने क्या लेना है, पैसा लेना है। और पैसा कब लेंगे, जब उनको हम अपना क्या बेचेंगे, सामान बेचेंगे। और कौन सा सामान, क्या एसेट्स, नहीं एसेट्स नहीं, वो सामान जिसलिए हम एक्चुअल में क्या हुए, बने हैं। यानी कि अगर एक शूज मेकिंग कंपनी है, तो उसके लिए उसने वो शूज कुछ लोगों को उधार पर बेच दिए, तो जिनको उन्होंने वो चीजें उधार पर बेची, अब उनसे पैसे क्या करने हैं, लेने हैं। तो दैट पर्सन इज देयर डेटर। तो बिजनेस में हम उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस में हम उसको बोलते हैं डेटर। तो डेटर इज द पर्सन और एंटिटी फ्रॉम होम दैट अमाउंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इन क्रेडिट। यानी कि जिसको उधार पर हमने सामान बेचा है, क्या बेचे हैं, गुड्स, नॉट एसेट्स। एसेट्स नहीं, कि क्या बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, मतलब जिस चीज का हम मेनली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको बेचा है। और उससे जो वो पैसा रिसीव करना है, दैट इज कॉल्ड डेटर। यानी कि सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। तो हमने राम को उधार पर सामान बेचा, तो इस केस में राम कौन है, राम वो नहीं है जिससे हमने पैसे लेने हैं। वो तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई हाँ इसने हमें पैसे देने हैं, बट अकाउंट्स में उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेटर के साथ। और इसी के साथ हमारे पास एक चीज आती है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है, देखो कई बार हमने पैसा किससे लेना होता है, राम से। जैसे इस केस में हमने पैसा किससे लेना था, राम से लेना था। बट अब हम क्या कर रहे थे, राम को लगातार कॉल करके पैसा मांग रहे थे कि भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे। तो इस केस में हम बोलेंगे राम को कि हम आपको कॉल नहीं करेंगे, बट हम आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, आप उसको क्या कर दो, साइन कर दो। तो अब आपकी एक तरीके से क्या आ गई हमारे पास, गारंटी आ गई। तो हम आप वो जो पैसा है वो आपसे नहीं मांगेंगे, उस डॉक्यूमेंट से मांगे। और वो डॉक्यूमेंट कि 3 महीने या 4 महीने या जब भी आपने देना है, उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आप क्या दे देना, पैसा दे देना। तो इट इज लाइक अ गारंटी कि हमारे पास अब क्या आ चुका है, हमने डायरेक्टली राम से पैसा नहीं मांगना, हमारे पास उस राम से पैसा मांगने की बजाय एक डॉक्यूमेंट पड़ा है। और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। मतलब कितने हमने बिल्स हमारे पास रिसीवेबल पड़े हैं, कितना पैसा हमने उनसे लेना है। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच इज एक्सेप्टेड बाय डेटर। मतलब डेटर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है भाई आप पैसा मत मांगो मेरे से, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट साइन कर देता हूं। और इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट अब 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद जब भी इस डॉक्यूमेंट को, जब भी एक डेट होगी, जब मैं आपको डेट दूंगा, जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को उस डेट के ऊपर बैंक में लेकर जाओगे, आपको पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इट इज अ लाइक अ गारंटी ऑफ अ डेटर।
ये क्या है, एक डेटर की गारंटी है कि उसने एक बिल बनाकर दे दिया, एक डॉक्यूमेंट बनाकर दे दिया, और आप जाइए उससे पैसा, उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वो पैसा बैंक से क्या कर सकते हो या किसी थर्ड पर्सन से क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज एक्सेप्टेड बाय डेटर एंड नाउ फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट अमाउंट इज रिसीव्ड विच इज पेंडिंग फ्रॉम डेटर। कि अब हम पैसा किससे मांगेंगे, डेटर से नहीं मांगेंगे, अब हम डाटा पैसा मांगेंगे इस बिल्स रिसीवेबल से मांगेंगे। तो डेटर मतलब वो लोग जिससे बिजनेस को पैसा रिसीव करना है, और कई बार वो लोग क्या करते हैं, कोई गारंटी एक्सेप्ट करके बिजनेस को दे देते हैं, तो उन गारंटी उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि अब हम वो पैसा डायरेक्टली डेटर से नहीं मांगेंगे, उस बिल के अगेंस्ट हम वो पैसा लेंगे। कैसे लेंगे, जब भी उस बिल की क्या होगी, एक पर्टिकुलर डेट होगी कि किस दिन हमें उस बिल पैसा मिलेगा, तो वो पैसा हम बिल लेकर जाएंगे और वो पैसा रिसीव्ड कर लेंगे। तो मतलब ये थे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल की, किसमें इतने दो चीजें होती हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, ट्रेड पेबल्स, यानी कि कितना पैसा हमने क्या करना है, पे करना है। किसको पे करना है, जिससे हमने अपना वो रॉ मटेरियल या अपने वो गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं। और कौन से गुड्स, क्या एसेट्स, नहीं, वो गुड्स जो हम नॉर्मल बिजनेस में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लाइक शूज मेकिंग कंपनी या बुक के लिए या फर्नीचर कंपनी के लिए क्या होंगे वो गुड्स, जो फर्नीचर, जो रॉ मटेरियल वो क्या करता है, परचेज करता है। दैट इज द कॉल्ड अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर एंड बिल्स रिसीवेबल, यानी कि वो पैसा जो हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो हम सामान खरीदते हैं उसके अगेंस्ट देना है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर इंक्लूड होता है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। और ये कब अराइज होंगी ये ट्रांजेक्शन, जब हम सामान कब खरीदेंगे, उधार पे खरीदेंगे, तभी हमने उसको पैसा देना होगा। अगर हम इस चीज को कैश पे कर लेंगे तो क्या उस टाइम पे हमारे कोई ट्रेडर्स पेबल बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली कितनी चीजें इंक्लूड होती हैं, दो चीजें, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है हमारे पास बिल्स पेबल। तो व्हाट इज क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसको हमने पैसा देना है, यानी कि जिससे हमने वो सामान उधार पर लिया था, अब उस व्यक्ति को हमने क्या देने हैं, पैसे देने हैं, या उस बिजनेस फर्म को हमने क्या देने हैं, पैसे देने हैं। जैसे एक शू मेकिंग कंपनी थी, तो उसने कुछ शूज राम कंपनी से उधार पर ले लिए, तो उसके लिए वो क्रेडिटर कौन होगा, शूज मेकिंग कंपनी के लिए क्रेडिटर कौन होगे, राम कंपनी क्रेडिटर होगी। और कई बार क्या होता है, राम कंपनी पैसे डायरेक्टली ना मानकर क्या हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एक बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल बोलते हैं। यानी कि जो शू मेकिंग कंपनी थी उसने बोला कि हम एक डॉक्यूमेंट साइन करके देते हैं, और आप राम मेकिंग कंपनी को दे दिया और बोला कि आप अब हमसे पैसा मत मांगना, इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट 3 महीने या 4 महीने के बाद ये पेमेंट रिसीव्ड कर लेना। तो अब वो राम शू मेकिंग कंपनी के लिए क्या हो गए, शू मेकिंग कंपनी के लिए हो गए बिल्स पेबल, और राम के लिए क्या हो गए, वो बिल्स रिसीवेबल हो गए। तो हमारे अब शू मेकिंग कंपनी की वो क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है, बोझ है, कि अब उसको पैसा देना है। पहले उसको पैसा देना था, खुद देना था, बट अब उस पैसा किसके अगेंस्ट देना है, उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट देना है। तो ये थे हमारे पास ट्रेड पेबल। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मतलब सबको पता है कि जो हम कई बार सामान खरीदते हैं तो उसके अंदर बिजनेसमैन या दुकानदार क्या करते हैं, कुछ प्राइस हमें कम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ गुड इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो ये 3 टाइप का डिस्काउंट होता है। एक होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। तो व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, देखो जब भी हम कोई भी सामान बल्क में खरीदते हैं, हम जाते नहीं किसी होलसेलर की शॉप के ऊपर, तो वो हमें क्या देता है, कुछ अमाउंट छोड़ देता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन गुड्स आर बाइंग इन अ क्वांटिटी फ्रॉम सेलर देन ही गिव डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जब हम बल्क में परचेज करेंगे कोई चीज, उससे जो हमें थोड़ी सी रिडक्शन मिलेगी अमाउंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और व्हाट इज द कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट क्या होगा, जब हम इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर देंगे, यानी कि उधार पे नहीं करेंगे, तो वो दुकानदार हमें क्या करता है, 1-2% की छूट दे देता है, तो दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो जब एन पेमेंट इज मेड इमीडिएटली इन कैश एंड सम रिडक्शन इन प्राइस इज अलाउड, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिबेट। तो रिबेट मतलब क्या होता है, देखो कई बार हमने देखा होगा कि 80% ऑफ या 90% ऑफ हमें डिस्काउंट्स दे रखे होते हैं, तो ये डिस्काउंट क्यों दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड रिबेट। या किसी दुकान के पास हम जाते हैं, वो बोलता है कि ये चीज़ मेरी क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, या आउटडेटेड है, या इसमें थोड़ा सा हिडन डिफेक्ट है, या इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ क्या है, खराब है, तो हम इसको आपको 50% या 80% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। जब किसी डिफेक्ट की वजह से या ऑफ सीजन की वजह से जो रिडक्शन की जाती है प्राइस के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिबेट।
उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज कॉल्ड बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स मतलब क्या होता है, जो पैसा हमने डेटर से रिकवर करना था। अब डेटर कौन, वो लोग जिनसे हमने पैसा क्या करना है, लेना है बिजनेस ने, जिसको सामान बेचा है। तो लेट से बिजनेस ने राम को 10,000 रुपए का सामान बेचा था, तो राम इस केस में क्या होगा, राम इज द डेटर। बट अब राम ने वो पैसा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जो उसने अमाउंट मना कर दी उसको बोलते हैं हम बैड डेट्स। की पैसा देने से अब क्या हो चुका है, वो उसने मना कर दिया है। तो दैट इज द बैड डेट फॉर बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर जो पैसा हमने अपने नॉर्मल बिजनेस के अंदर लोगों को उधार पर दे रखा था सामान बेचकर, और उन्होंने वो मना कर दे देने से, तो दैट इज कॉल्ड बैड डेट। और व्हाट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होगा, व्हेन एनीवन, देखो इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होगा जब वो अपने डेट्स पे नहीं कर पाए, यानी कोई भी कंपनी जो उसके ऊपर उधार है उसको पे ना कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर मतलब कौन, ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो ऑनर ऑफ द बिजनेस को हम बिजनेस के अंदर क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर बोलते हैं। और जो इसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। देखो जब भी आप कोई कार या कुछ भी चलाते हो तो उसके चलाने से उसकी वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती रहती है। तो अगर हम देखते हैं कि एक कार हमने 10 लाख रुपए की ली है और अगले साल उसकी वैल्यू कितनी होगी है, 9 लाख हो गई है या 8 लाख हो गई है, हम बोलते हैं क्यों हो गया भाई, क्योंकि हमने उस कार को क्या किया है, चलाया है, यूज किया है। तो दैट यूसेज, उस यूसेज को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। की वो चीज जिसने उसकी वैल्यू को कम की है, तो जितनी उसकी वैल्यू कम हुई है दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएट, यानी कि ये क्या हो चुकी है, डेप्रीशिएट हो चुकी है, वैल्यू इसकी कम हो चुकी है। तो बिजनेस के अंदर उस एसेट की कम वैल्यू को, जितनी वैल्यू वो कम हुई है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन बोलते हैं। इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बिकॉज इट्स ऑफ इट्स यूसेज। की जैसे हम बिजनेस के अंदर कोई मशीनरी खरीदते हैं और उसको लगातार चलाते रहते हैं, तो उससे वो मशीनरी क्या होती है, खराब हो जाती है, उसको रिपेयर की जरूरत है। तो जो वो खराब हो गई और उस खराब होने से उसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। एक होता है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो जब हमारा बैंक अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि हमारे बैंक में 1 लाख रुपए थे बट हमने 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो हाँ बिजनेस, कुछ बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी बैंक देता है। तो जो वो पैसा माइनस के अंदर चला गया है उस बिजनेसमैन का, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि अब उस पैसे को उनको बैंक को क्या करना है, लौटाना है। तो एक तरीके से ये उनके लिए क्या होगी, इट इज द लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एंड आखिर हमारे पास क्या है, इट विल बी अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मतलब क्या होती है, बैलेंस शीट मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की क्या बताएगी, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी कि कंपनी के पास क्या एसेट्स पड़ी हैं, कौन सी कंपनी के पास क्या है, लाइबिलिटी हैं, कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। तो ये सारी सिचुएशंस किसके अंदर पता चलेंगी, बैलेंस शीट के अंदर। और कौन देखेगा इनको, उनके यूजर्स देखेंगे। तो ये बैलेंस शीट बनाना कैसे बनेगी, ये सारा हमने अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या करना है, सीखना है। तो ये आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।